हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। जल्दी से जुड़ जाइए, अपनी क्लास का टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं। वेलकम है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, प्राचीन भारत का इतिहास हम कर रहे हैं। आज का हमारा पार्ट नंबर 5 है और इससे पहले वाले पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, जल्दी से जुड़ जाइए फ्रेंड्स। केवल 40 क्वेश्चन रहेंगे आज की क्लास में, प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें वीडियो में। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? ए रुद्रदामन, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी बिंबिसार, डी गौतमी पुत्र सप्तकर्णी। ठीक है, सप्तकर्णी या सप्तकर्णी बोलते हैं इसको। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है रुद्रदामन से। किससे? रुद्रदामन से। आंसर रहेगा ए, रुद्रदामन से जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है। याद रखेंगे आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है रुद्रदामन से। क्वेश्चन नंबर 2, कहा जाता है सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। तो ऐसा कहा जाता है जो सेंट थॉमस थे, सेंट थॉमस वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ पर आए थे? भारत में आए थे। वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? तो वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? सेंट थॉमस जो थे वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में आए थे। सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए, और वे किसके शासनकाल के दौरान भारत में आए ये पूछा गया है। चेरा, पांडे, पार्थियन तथा चोला। तो किसके राज्यकाल का शासनकाल चल रहा था उस टाइम पे जब वो भारत में आए थे सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए? तो इसका आंसर रहेगा पार्थियन। क्या रहेगा? पार्थियन थे जिनके शासनकाल में वो भारत में आए थे सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, पार्थियन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया? तो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध जो अजंता गुफाएं हैं उनमें उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया? तो ए कादम्ब, बी सातवाहन, सी राष्ट्रकूट, डी मराठा। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा बी सातवाहन। सातवाहन के शासनकाल के दौरान जो है अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का जो है काम सबसे पहले शुरू किया गया। अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले किसके शासनकाल में शुरू हुआ? सातवाहन के शासनकाल में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दो फ्रेंड्स। चैनल नया है मैं मानती हूँ, लेकिन आपको यहाँ से 100% रिजल्ट मिलेगा, 101% रिजल्ट मिलेगा अगर आप देखोगे कंटिन्यू। तो साइंस भी हम टॉपिक वाइज 3 वाली क्लास में करते हैं। 3 से 3:30 o'clock हमारी एक क्लास रहती है साइंस की, उसमें भी हम साइंस कवर करते हैं, और यहाँ पर हम स्टैटिक जीके और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, जो कि हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आर्ट में जितने भी सब्जेक्ट है सभी की जीके हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बनाई है ताकि आपके लिए, आपको जिसकी रिक्वायरमेंट हो तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4, सातवाहन सब अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? जो सातवाहन थे तो वो अपने जो सिक्के बनाते थे वो मुख्यतः किस धातु के बनाते थे? सातवाहन अपने सिक्के किस धातु से बनाते थे? लेड से, गोल्ड से, सिल्वर से, कॉपर से। तो क्या इसका आंसर रहेगा? सातवाहन जो अपने सिक्के बनाते थे वो लेड से बनाते थे। क्या रहेगा इसका आंसर? लेड रहेगा
इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो भारत में सबसे पहले जो है स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले, सोने की मुद्राएं चलाने वाले सबसे पहले शासक कौन रहे हैं? मौर्य रहे हैं, गुप्त रहे हैं, भारतीय यूनानी रहे हैं या कुषाण रहे हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले भारतीय यूनानी रहे हैं। कौन रहे हैं? भारतीय यूनानी रहे हैं स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले भारत के सबसे पहले। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? तो इनमें से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? इनमें से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? जॉर्ज जैक्स ने, या फिर बी डेरियस वन ने, या फिर सी अलेक्जेंडर ने, या फिर डी सेल्यूकस ने? तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? सबसे पहले भारत पर चढ़ाई इनमें से किसने की थी? जॉर्ज जैक्स ने, या फिर डेरियस फर्स्ट ने, या फिर अलेक्जेंडर ने, या फिर सेल्यूकस ने? तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स, क्या रहेगा? आंसर रहेगा इसका बी, डेरियस ने। ठीक है, डेरियस प्रथम ने जो है सबसे पहले भारत पर चढ़ाई की थी, डेरियस प्रथम ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? जो भारतीय हैं और जो यूनानी है उनकी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली क्या नाम है? कला शैली का क्या नाम है? शिखर है, नग्न है, या फिर वर्ण है, या फिर गांधार कला है? तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा गांधार कला। ठीक है फ्रेंड्स, क्या रहेगा? गांधार कला रहेगा। कला जो थी ये रहेगा, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम है गांधार कला शैली। इन दोनों को समन्वित करने वाली। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित मतलब एक जैसा करने वाली कला शैली कौन सी है? गांधार कला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर, सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? तो मौर्य जो वंश था उसके बाद इनमें से किसने मगध पर शासन किया? हर्यक वंश ने, शुंग वंश ने, शिशुनाग वंश ने, या नंद वंश ने? तो मौर्य वंश के बाद इनमें से किसने शासन किया था? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या रहेगा? मौर्य वंश के बाद इनमें से शुंग वंश ने शासन किया था। तो इसका आंसर रहेगा बी, शुंग वंश ने शासन किया था। मौर्य वंश के बाद इनमें से मगध पर शासन किया था शुंग वंश ने। तो मौर्य वंश ने किस पर शासन किया था? याद रखना है, मगध पर शासन किसने किया था? मौर्य वंश ने। याद रखना है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य जो रहे हैं तो मगध पर शासन करने वाले थे मौर्य वंश। आगे चलते हैं, मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क ने किया, हर्ष ने किया, या फिर अशोक ने किया, या फाहियान ने किया? तो क्या रहेगा? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग का आरंभ किया कनिष्क ने, हर्ष ने, अशोक ने, फाहियान ने। तो इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा कनिष्क ने। कनिष्क ऐसे थे शासक जिन्होंने जो है भारत के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ किया। सिल्क मार्ग आरंभ किया किसने? कनिष्क ने सिल्क मार्ग आरंभ किया भारत के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्लीज़ आप क्लास पे लेट ना आया करें, प्लीज़ क्लास को टाइम से ज्वाइन करें और प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 10, यूनानी रोमन कला को क्या स्थान प्राप्त हुआ? जो यूनानी रोमन कला है उसको कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? कहाँ? एलोरा में, कलिंग में, गांधार में, या बौद्ध कला में? तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या रहेगा? एलोरा, कलिंग, या गांधार, या बौद्ध कला? तो यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? यूनानी रोमन कला को गांधार,
कहाँ? गांधार कला में स्थान प्राप्त हुआ। यूनानी रोमन कला को गांधार में स्थान प्राप्त हुआ, गांधार कला में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत किसने प्रारंभ किया? जो सन 78वां था उसका जो शक संवत प्रारंभ करने वाले कौन थे? कनिष्क थे, समुद्रगुप्त थे, विक्रमादित्य थे या अशोक थे? इनमें से कौन थे? तो इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का? सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत किसने प्रारंभ किया? तो कनिष्क ने प्रारंभ किया। तो 11th का क्या आंसर रहेगा? कनिष्क ने प्रारंभ किया। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया? जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत, जो भारत सरकार प्रयोग करती है शक संवत, वह किसने प्रारंभ किया? कनिष्क ने, समुद्रगुप्त ने, विक्रमादित्य ने या अशोक ने? तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर रहेगा कनिष्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों क्वेश्चन अलग है लेकिन आंसर एक ही है, तो ध्यान से देखना। सन 78 से प्रारंभ होने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया? कनिष्क ने किया। और भारत सरकार ने के द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया? ये भी कनिष्क ने किया। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किया क्षेत्र में हुआ था। तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? जो ये कुषाण काल था इसमें जो एक क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा विकसित हुआ था। तो कौन सा क्षेत्र था इनमें से? धर्म में, साहित्य में, कला में, वास्तुकला में? तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने कनिष्क के बारे में जो किया है, कला से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं। तो कला जो है, कला सबसे अधिक विकास किया था कला में। कुषाण काल में कला जो थी उसने सबसे ज़्यादा विकास किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं फटाफट से। प्लीज़ चैनल से ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो इनमें से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो देख लेते हैं। ए कंबन बाणभट्ट अशोक, या फिर बी नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र, या सी अश्वघोष कालिदास बाणभट्ट, या फिर डी कालिदास कंबन वसुमित्र? तो क्या रहेगा? कनिष्क के समकालीन इनमें से कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा हमारा फ्रेंड्स बी रहेगा इसका आंसर। जो कनिष्क के समकालीन थे वो थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। ठीक है फ्रेंड्स, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र ये तीनों के तीनों कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ठीक है फ्रेंड्स, नाग अश्वघोड़ा दोनों पशु हो गए और मित्र, दोनों मित्र थे नाग और अश्व। तो याद ऐसे कर लेना इसको, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया? तो इनमें से किसने पहली बार किसने बिहार के, कहाँ? बिहार के बोध गया में, बिहार का क्या? बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया। तो किसने करवाया? बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण इनमें से किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने? तो इसका क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा जो है बोध मंदिर का निर्माण करवाया अशोक ने।
पहली बार किसने बिहार के बोध गया में, बिहार कहाँ है बोध गया, बिहार में है बोध गया, बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर, कौन सा मंदिर है ऐसे पूछा जा सकता है। महाबोधि मंदिर कहाँ पर है, बिहार में है। और इसका निर्माण किसने करवाया, अशोक ने करवाया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो इनमें से चरक किसके दरबार में सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं, हर्ष के में, अशोक में, चंद्रगुप्त मौर्य के में या फिर कनिष्क में। तो क्या रहेगा, चरक किसके दरबार में सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स, क्या आंसर रहेगा, जल्दी से सोचिएगा, क्या आंसर रहेगा इसका, रहेगा कनिष्क। कनिष्क के दरबार में जो चरक हैं, कनिष्क के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं। चरक कनिष्क के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं। चरक क कनिष्क, क से खत्म और क से शुरू, ऐसे याद कर लेना। चरक किसके दरबार में सबसे प्रसिद्ध रहे हैं, तो कनिष्क के दरबार में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ा ट्रिक भी बता देती हूँ फ्रेंड्स। अगर याद नहीं रहता है आपको इतिहास, तो आप थोड़ा सा ट्रिक से कर सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन सही। तो इसलिए मैं थोड़ा जहाँ पर ट्रिक बनती है मैं बना देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, कोची में थी या फिर कावेरी पट्टनम में थी या फिर मदुरै में थी या फिर तिरुचि में थी। तो क्या रहेगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा मदुरै। क्या रहेगा, मदुरै। पांड्य साम्राज्य की, पांड्य जो साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी, उसकी राजधानी थी मदुरै। पांड्य मदुरै, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पांड्य साम्राज्य की राजधानी का नाम बताइए, मदुरै। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है। जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वह किस काल पर आधारित है, विक्रम काल पर, शक काल पर, कली काल पर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स शक काल। क्या रहेगा, शक काल। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वह किस काल पर आधारित है, शक काल पर आधारित है। याद रखना है आपको, शक काल पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। ओके, ये हो गए अपने 18 क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। प्लीज़ 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 चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वेलकम है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में, स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, जुड़ जाइए प्लीज़। आधी क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, केवल 40 क्वेश्चन आज की क्लास के लिए रखे गए हैं और हमारे 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। केवल और केवल 21 क्वेश्चन हमारे बचे हैं फ्रेंड्स, जल्दी से जुड़ जाइए। 19 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। तो इनमें से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो क्या बन गया था, बौद्ध बन गया था। कुजाला और बी कनिष्क और सी विमा और डी कदफिसेसिस। तो क्या रहेगा इसका आंसर, निम्नलिखित में वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। इनमें से कौन बौद्ध बन गया था। तो इसका 19 का आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, कनिष्क थे जो वो बौद्ध बन गए थे। तो निम्नलिखित में से महानतम कुषाण नेता थे कनिष्क। कुषाण नेता कौन थे, कनिष्क कुषाण जो कि बौद्ध बन गए थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। तो इनमें से जो सांची का स्तूप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, ये जनरल नॉलेज में बेसिक्स जो क्लासेस होती हैं उसमें भी आ सकता है और जॉब वाले एग्जाम में भी आ सकता है। तो सांची के स्तूप वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सांची के स्तूप का निर्माण कराया था, किसने करवाया था, अशोक ने किया था, चोल ने करवाया था, गौतम बुद्ध ने करवाया था या पल्लव ने करवाया था। तो 20 का क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। किसने करवाया, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, अशोक ने करवाया। सांची अशोक, ऐसे याद कर लेना। सांची लड़की का नाम होता है, अशोक लड़के का नाम होता है, दोनों फ्रेंड हैं अशोक और सांची। तो ऐसे याद कर लेना आप इसको, सांची के स्तूप का निर्माण करवाया अशोक ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है फ्रेंड्स, केवल और केवल ट्रिक्स हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसका। याद करने के लिए थोड़ा ट्रिक बना देती हूं मैं ताकि याद रह जाए लंबे समय तक। क्वेश्चन नंबर 21, चरक किसके दरबार में पश्चिम एशिया
पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो चरक्किस के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो कौन था राजदूत इनमें से? चरक्किस के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर, यूनानी राजा था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? यूनानी राजा था, के द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो हवेन तसांग थे, या मेगस्थनीज थे, या फाहा हियान थे, या फिर कनिष्क थे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? यह रहेगा कनिष्क। ठीक है फ्रेंड्स, आगे ये 21 का आंसर रहेगा कनिष्क। कनिष्क थे जो कनिष्क के दरबार में पश्चिमी एशिया यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा जो है भेजा गया राजदूत कनिष्क। ठीक है, ये रहेगा आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, कनिष्क के दरबार में इनको भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जो तमिल है, तमिल का गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि। क्या जीवक चिंतामणि है, यह किससे संबंधित है? जैन से है, बौद्ध से है, हिंदू से है, ईसाई से है? तो 22 का क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? जैन आंसर रहेगा। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि, तमिल का ये किसका है? तमिल का है, गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है, याद रखना है, जैन से संबंधित है। आगे चलते हैं, 23 क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिमी एशियाई के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिमी एशियाई यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत इनमें से कौन सा है? हवेन तसांग, मेगस्थनीज, फाहियान, या अल बेरूनी? तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ऐसे यूनानी शासक थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, जो कि यूनानी शासक थे। यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत था। ये एक राजदूत थे मेगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन पर चलने से पहले वीडियो को अगर लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी करना ना भूलें प्लीज़। सुबह की हमारी करंट अफेयर रहती है जिसमें हम 8 से 9 क्वेश्चन तक करते हैं, और जो कि हमारी करंट जीके होती है उसको भी आप डेली देखा करें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 24 और कमेंट भी करें फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करें। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस लगे आपको। क्वेश्चन नंबर 24, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो कनिष्क जो हैं किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? कनिष्क हुए 108 ईस्वी में, 58 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, या 128 ईस्वी में? तो क्या इसका आंसर रहेगा हमारा? इसका आंसर रहेगा कनिष्क 78 ईस्वी में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया है? तो इनमें से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख जो होते हैं, अशोक के जो शिलालेख थे उनका अर्थ स्पष्ट किया है? पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया है किसने और कब? तो 1787 में जॉन टावर ने, 1825 में चार्ल्स मैटकॉफ ने, 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने, या 1810 में हैरी स्मिथ ने? तो क्या रहेगा इसका फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर? 25 का आंसर रहेगा 1837 में, 1837 में जेम्स प्रिंसिप के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा अशोक के जो शिलालेख है उनका अर्थ स्पष्ट किया गया 1837 में, और किसने किया? जेम्स प्रिंसिप्स ने। ठीक है, प्रिंसिप ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है?
जो ये है संगम युग, इसका संबंध कहाँ के इतिहास से है? बनारस, तमिलनाडु, इलाहाबाद, खजुराहो। तो संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? 26 का आंसर रहेगा तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स, जो संगम युग है इसका संबंध तमिलनाडु से है, तमिलनाडु के इतिहास से है। संगम युग का संबंध तमिलनाडु के इतिहास से है। आगे चलते हैं 27 क्वेश्चन। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? कुषाण काल में भारत और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को, भारत और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जानते हैं? कुषाण कला से, गांधार कला से, फारसी कला से, मुगल कला से। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 27 का क्या आंसर रहेगा? इसका रहेगा गांधार कला, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है और हमने किसी और तरीके से उसको किया था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ की ये गांधार कला है, बिल्कुल आपको अच्छे से नाम याद रखना है। तो कुषाण कला में भारत और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला का नाम क्या है? गांधार कला नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, गांधार कला इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 28, संगम कला में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। जो संगम कला है उसमें रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। क्या है? मदुरै है, पुम्पुहर है, या फिर अरिकमेडु है, या फिर डी मुसीरी है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? संगम जो कला होती है, संगम कला में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा डी। क्या रहेगा? डी, मुसीरी इसका आंसर रहेगा। संगम कला में रोमन व्यापार का केंद्र किसको बताया है? मुसीरी को बताया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 40 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है हमारे क्वेश्चन आज की क्लास के। केवल 40 क्वेश्चन करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम। तो प्लीज़ जुड़े रहें क्लास के साथ। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका भी, और जो हमारे पहले से जुड़े हुए सब्सक्राइबर्स हैं उनका तो स्वागत है ही। ठीक है फ्रेंड्स, 29 क्वेश्चन क्या है? कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? जो कलिंग है, कलिंग के विरुद्ध अशोक का जो अभियान रहा है, कलिंग के विरुद्ध जो अशोक का अभियान रहा है, उसकी जानकारी का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है? स्तंभ लेख है, दिव्य वदान है, या फिर महावंश है, या फिर शिलालेख क्या है? 13 है, शिलालेख 13 है। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा? शिलालेख 13। ठीक है, शिलालेख 13 होता है, ये 10 को शो करता है, ये 3 नंबर होते हैं। तो शिलालेख 13 जो है यह कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जो है जानकारी का मुख्य स्रोत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर रहेगा हमारा शिलालेख 13। ठीक है, ये रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं फटाफट से। केवल 10 क्वेश्चन बचे हैं, प्लीज अंत तक जुड़े रहें। 30 क्वेश्चन क्या है? राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो जो राजा हैं खारवेल हैं वो किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? चोल मेडलम के, कन्नौज के, या कलिंग के, या पुरुषपुर के? तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर रहेगा कलिंग। एक जो है कलिंग का युद्ध किया था अशोक ने, और जो ये है कलिंग युद्ध, यह है जब इन्होंने किया था और इसमें जीत भी प्राप्त की थी, और इसके बाद ये क्या हो गए थे? बिल्कुल इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बहुत ज़्यादा इन्होंने पछतावा किया था। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के शासक थे? तो कलिंग के, इनका नाम है राजा खारवेल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो मौर्य वंश के बाद कौन आए थे मगध, जो है मगध पर शासन करने वाला कौन सा वंश रहेगा? सातवाहन, या फिर नंद, या फिर शुंग, या फिर कर्ण? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा जो शुंग थे, वो मौर्य वंश के बाद शुंग आए थे,
जिन्होंने मगध पर शासन किया था। मौर्य वंश के बाद मगध पर शासन करने वाले शुंग रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधार कला है किसके अधीन फली फूली? जो गांधार कला है यह किसके अधीन फली फूली? यह कुषाण काल, गुप्त काल, सातवाहन काल या फिर मौर्य काल? तो क्या रहेगा आंसर 32 का? तो 32 का आंसर रहेगा गांधार कला है किसके अधीन फली फूली? गांधार कला है यह कुषाण काल के अधीन फली फूली। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? कुषाण काल के अधीन गांधार कला फली फूली। ये इसका आंसर रहेगा ए। आगे चलते हैं। 33 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से फ्रेंड्स। थोड़े से क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के जो है प्रसिद्ध राजा का नाम क्या है? कनिष्क है, हर्ष है, पुलकेशियन है या फिर विक्रमादित्य है? तो इसका आंसर रहेगा कुषाण वंश का नाम आते ही कनिष्क का नाम याद आना चाहिए आपके दिमाग में। तो इसका आंसर रहेगा कनिष्क। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा थे कनिष्क। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ऐसे कीवर्ड्स की तरह याद हो जाएंगे फ्रेंड्स। आपको कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं। तो 2 से 3 बार आप अगर वीडियो को सुन लेते हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। और इससे पहले वाले पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगा दिया है इसका, और इसकी प्लेलिस्ट लगा दी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके पहले जो पार्ट बचे हैं, 4 पार्ट हमने जो किए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता वाला भी आप पक्का कर लेना, क्योंकि सिंधु घाटी से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं। और अगर आपने वो वीडियो कर ली तो सिंधु घाटी का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34 प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? ए उरेयरू या फिर बी तंजावुर या फिर सी कावेरीपट्टिनम या फिर डी मदुरई? तो क्या इसका आंसर रहेगा? ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 34 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा उरेरयूर। इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स, ए आंसर रहेगा उरेरयूर। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी का नाम है उरेरयूर। आगे चलते हैं 35 क्वेश्चन पर। 35 क्वेश्चन क्या है फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। 5 से 7 मिनट में इसको कंप्लीट करेंगे हम। 35 क्वेश्चन क्या है? किस शिला राजदेश ने अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है? कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख कहाँ पर, किस शिला राजा देश में अशोक ने किया है? और युद्ध त्याग की घोषणा की है, और युद्ध को त्यागने की भी घोषणा उसमें की है। तो ऐसा कौन सा शिलालेख उन्होंने लिखा है जिसमें उन्होंने युद्ध को त्यागने की बात कही है? और क्या कही है? कलिंग युद्ध के हताहतों का भी उल्लेख किया है। जो कलिंग युद्ध में जो हत्याएं हुई हैं और जो भी घटनाएं हुई हैं वो सभी का उल्लेख किया है। तो इसमें से आंसर रहेगा ए मस्की राजा देश, बी शिला राजा देश या फिर सी शिला राजा देश 13 या फिर डी शिला राजा देश 10। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर रहेगा सी शिला राजा देश 13 में उन्होंने पूरा वर्णन किया है और युद्ध को त्यागने की भी घोषणा की है। तो इसको अगर आपके पेपर में शिला राजा देश 13 आ जाए तब भी इस पर लगाना है, और इसके अलावा आपको रोक शिलालेख 13 मिल जाए तो वो भी हमारा क्वेश्चन ठीक रहेगा, आंसर ठीक रहेगा। रोक शिलालेख 13 वाला आपको बिल्कुल याद रखना है। रोक शिलालेख 13 शिला राजा देश 13 आंसर इसका रहेगा। 36 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 36 क्वेश्चन क्या है? अशोक ने फ्रेंड्स इसके बारे में जो ये क्वेश्चन हमने किया है, अशोक वाला जो है, अशोक थे इनको देवताओं के प्रिय भी मानते थे। अशोक को देवताओं के प्रिय भी मानते थे। अगर आपके पेपर में इस तरह क्वेश्चन मिल जाए कि देवताओं का प्रिय किसे माना जाता था, तो
अशोक को देवताओं का प्रिय माना जाता था। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे, तो इनको देवताओं का प्रिय भी कहते हैं। और देख लेते हैं फटाफट से ये क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 36, अशोक ने समूचे भारत और सिलोनों में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया? किस प्रकार उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया? अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने भारत और सिलोन में किस प्रकार से किया? त्रिरत्नों की शिक्षा देकर, या फिर बी धर्म महामात्राओं को मेज कर, या फिर डी युद्ध करके, या फिर सी युद्ध करके, या फिर डी बौद्ध भिक्षु बनकर। तो उन्होंने कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया अशोक ने, ये बताना है हमें। तो इसका आंसर रहेगा धर्म महामात्राओं को भेजकर। ठीक है, धर्म महामात्राओं को इधर से उधर भेजकर धर्म के बारे में प्रसार करने के लिए उन्होंने इधर उधर भेजा, तो धर्म महामात्राओं को भेजकर। क्वेश्चन नंबर 37 बताना है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो मौर्य दरबार में जो ग्रीस के राजदूत उनका नाम क्या था मौर्य दरबार में? सिकंदर था, प्लेटो था, फिर मैक्सनीज था, या फिर अरस्तु था? तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? मैक्सनीज रहेगा। ये मैक्सनीज एक ग्रीस राजदूत थे और जो मौर्य दरबार में आए थे। और जो यूनान का, और थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, यूनान के जो राजदूत थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे। यूनान के राजदूत भी इनको कहते हैं। अगर ग्रीस की जगह यूनान आपको मिल जाए तभी भी मैक्स नहीं जाएगा। ठीक है, यूनान के और ग्रीस के शासक जो है राजदूत बनकर आए थे ये मौर्य दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 38 क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? उज्जैनी में थी, तक्षशिला में थी, पुष्कर कलावती में थी, या फिर राजगृह में थी? अशांति कहाँ पर थी? बिंदुसार का जो शासन था उसके दौरान क्या थी? अशांति थी। तो ये कहाँ पर थी? तो इसका आंसर रहेगा तक्षशिला में थी। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में थी। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी, अशांति तक्षशिला में थी। और जो ये फ्रेंड्स बिंदुसार थे ना, ये मौर्य राजवंश के राजा थे। बिंदुसार थे मौर्य राजवंश के राजा थे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। बिंदुसार किसके पुत्र थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, और ये है ना मौर्य राजवंश के राजा थे बिंदुसार। याद रखना है आपको ये क्वेश्चन भी, ताकि इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको करेक्ट कर सकें। तो ये हो गया फ्रेंड्स अपना 38 क्वेश्चन। केवल 2 ही क्वेश्चन अपने बचे हैं, फटाफट से कर लेते हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन, फिर हमारी आज की क्लास फिनिश। इसके बाद आगे अगले पार्ट में करेंगे इसके जो क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं। प्राचीन भारत का इतिहास बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, और जैसे हमने आधुनिक कालीन भारत का इतिहास किया था और मध्यकालीन भारत का इतिहास किया था, ऐसे ही कवर करेंगे इसको भी। तो सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातकर्णी था, सिमुक था, गौतमी पुत्र सतकर्णी था, या फिर हाला था? तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर रहेगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन के सबसे बड़े शासक थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी ये सबसे बड़े शासक थे, सातवाहन के शासक थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना है गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन के सबसे बड़े शासक थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? जो अर्थशास्त्र के लेखक थे वो किसके समकालीन थे? अशोक के थे, समुद्रगुप्त के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे? तो क्या इसका आंसर रहेगा? जो अर्थशास्त्र के लेखक थे वो किसके चंद्रगुप्त के समकालीन थे। अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त के समकालीन थे। और जो अर्थशास्त्र है ये किसने लिखी थी, इसका भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पेपर में बन सकता है। तो अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य ने। किसने लिखी थी? चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, रचयिता थे। ठीक है, रचना किसने की थी? चाणक्य ने। किसकी? अर्थशास्त्र की रचना की थी चाणक्य ने। और अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? जो चाणक्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे।
ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 40 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। मैं डेली आपको थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि आप अपना बहुत कीमती समय इस वीडियो पर लगाते हैं। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ शेयर मोर एंड मोर, शेयर मोर एंड मोर। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कमेंट करें अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कल 3 से 3:30 वाली क्लास पर, साइंस में मिलेंगे। 3 से 3:30 वाली क्लास पर हम साइंस करते हैं और 8 से 8:40 पर हमारी रहती है जीके क्लास। ठीक है, जीके क्लास रहती है 8 से 8:40 पर, तो आप दोनों क्लास में प्लीज़ प्रेजेंट रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइल, गुड नाइट।